Hello students, welcome to lecture 4 of biological classification. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. तो अभी तक हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा हम पढ़ रहे थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया था, ये आर्की बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में ये तीन थे, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथ्रोजन। आर्की बैक्टीरिया को हम बोल सकते हैं कि वो मोस्टली एक्सट्रीम कंडीशन में मिलता है। ठीक है, और जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमारे आसपास पाते हैं वो मोस्टली यू बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें दो तरह के थे, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेटरोट्रॉफ जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ऑटोट्रॉफ के अंदर भी दो कैटेगरीज थी। दो कैटेगरीज में एक फोटोसिंथेटिक जो अपना खाना लाइट सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं, और दूसरा था कीमोसिंथेटिक जो केमिकल को डिग्रेड करके, ठीक है, किसी केमिकल की जैसे नाइट्राइट नाइट्रेट के ऊपर ग्रो होके वो अपना खाना बनाते हैं, बट वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। दूसरा टाइप था हेटरोट्रॉफ जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, इसको हम लोग स्किप करते। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, ये नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया, ये मोस्टली केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स को जो है ये ऑक्सीडाइज करके उसमें से एनर्जी निकालते हैं, और ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, हमारे आसपास जो है सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ये है। ठीक है, और ये मोस्टली डीकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग, यहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब थोड़ा आगे चलते हैं इसमें हम लोग कि डिफरेंट हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ठीक है, एंड द इम्पैक्ट ऑफ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन अफेयर, दे यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो ये लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड बनाने में हेल्प करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मुझे बताना है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी और किसने ढूंढी थी। ये लेक्चर देखने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करिए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी और किसने ढूंढी थी। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया बनाते हैं एक दूसरे को किल करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से निकाल लेते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। जब हमें कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, हमको इन्फेक्शन होता है, तो वो एंटीबायोटिक हम खाते हैं जिससे वो बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, तो हम बैक्टीरिया के बनाए हुए हथियार को ही बैक्टीरिया के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए एक हथियार बनाया, तो हमने, और इसने उसको मारने के लिए कोई हथियार बनाया, तो दोनों के हथियार हमने ले लिए। अब कौन सा वाला हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक खाएंगे। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है, जो प्लांट है हमको पता है, इट कैन नॉट टेक डायरेक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द प्लांट, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले सकता, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ N2 एंड N2 इज इनर्ट, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो N2 इनर्ट है, प्लांट को चाहिए कोई ऐसा फॉर्म जो रिएक्ट कर सकते, रिएक्टिव फॉर्म चाहिए, तो उसे नाइट्राइट नाइट्रेट अमोनियम आयन के फॉर्म में जो है नाइट्रोजन चाहिए। तो ये प्लांट वो खुद से नहीं कर सकता कि N2 को वो कन्वर्ट कर दे अमोनियम आयन में। उसके लिए ये बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में होते हैं, और उसको वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। उसके बदले में प्लांट उन्हें थोड़ा खाना देता है, रहने की जगह देता है। इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, प्लांट को बना बनाया रिएक्टिव नाइट्रोजन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट नाइट्राइड या अमोनियम आयन, उसके बदले में बैक्टीरिया को रहने की जगह मिल रही है और खाना मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों को फायदा हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया पैथोजन भी हैं। ठीक है, जो डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, और क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं, फार्म एनिमल्स को एंड पेट्स को। ठीक है, कॉलेरा टाइफाइड टिटनेस ये ह्यूमन डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं, और सिट्रस कैंकर एक प्लांट डिजीज है जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं।
तो बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी, ठीक है। तो अच्छे बैक्टीरियाज भी है और हार्मफुल भी है, ठीक है। तो दोनों को हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ आप इनमें से कुछ टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे या पहले की क्लासेस में पढ़े होंगे, जैसे फिजन है। हमको पता है बैक्टीरिया मोस्टली फिजन से, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। तो ये फिजन से मल्टीप्लाई होता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो स्पोर्स बनाते हैं। वो स्पोर्स हवा में, मिट्टी में ऐसे घूमते रहते हैं। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो जो है बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other, ठीक है। और ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो है डीएनए ट्रांसफर करके भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो एक तरीके से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, ठीक है। तो उसको हम आगे देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो 3 मेथड है यहाँ पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। 3 मेथड से बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस करता है। फर्स्ट है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें फर्स्ट है बडिंग, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे बडिंग। तो ये डिस्कवर किया था बिसेट एंड हेले इन बिफिडी बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस ए बड लाइक आउटग्रोथ, बैक्टीरिया के जो बॉडी है उसके ऊपर आउटग्रोथ होगा और वहां से जो है एक नया बैक्टीरिया जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो एक बड जैसा बनेगा, जैसे प्लांट में बडिंग होती है उसी तरीके से बड जैसा जो है बैक्टीरिया के ऊपर बनेगा और उससे जो है हमारा एक नया बैक्टीरिया बनेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से जैसे प्लांट में बडिंग था वैसे ही बैक्टीरिया में होता है। उसके बाद बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है। ए माइटोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ए माइटोसिस होगा मींस 2 डॉटर सेल जो बनेंगे वो अनइक्वल होंगे, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस नेवर अकर इन प्रोकैरियोट्स, माइटोसिस और मियोसिस प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में नहीं होते, ठीक है। First of all, DNA replication takes place in bacterial cell. Under favorable condition, bacterial cell divide into 2 cells due to formation of transfer symptom in the center of cell. Each stator cell grow into a bacterium, ठीक है। तो पहले डीएनए डबल होगा, ठीक है। पहले डीएनए डबल होगा, फिर जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो बैक्टीरिया बीच में से डिवाइड हो जाएगा और 2 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया डिवाइड्स आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, ठीक है। तो एवरी 20 मिनट्स एक बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है, 1 से 2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए ये बोतल है मेरे पास, ठीक है। ये बोतल है, इसमें मैंने एक बैक्टीरिया रखा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। ये एक बोतल है, इसमें मैंने एक बैक्टीरिया रखा और कुछ खाने पीने की चीज इसमें मैंने डाल दी जिससे बैक्टीरिया ग्रो होता रहे, ठीक है। खूब सारा मैंने इसमें ग्लूकोज सॉल्यूशन डाल दिया और एक बैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया ग्रो होगा तो इसमें बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है तो वो ज्यादा वॉल्यूम घेरता जाएगा। तो 30 मिनट्स में ये बोतल बैक्टीरिया से आधा भर जाता है। बैक्टीरिया जो है डिवाइड हो गए, उसको आधा बैक्टीरिया हो जाते हैं सारे, ठीक है। हाफ बोतल इज फिल्ड इन 30 मिनट्स। तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू फिल टोटल बोतल, ठीक है। आधा बोतल भरने में अगर 30 मिनट्स लग रहे हैं तो टोटल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। तो आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक होता है एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो डायग्राम दिख रहा है हमको, दिस इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ये अनफेवरेबल कंडीशन की फॉर्म में होगा। जब बैक्टीरिया के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर बनाएगा, ठीक है। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन अकर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। इट इज अ हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। एंडोस्पोर बन गया, सॉइल में पड़ा हुआ है, धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, एंटीबायोटिक्स एंड केमिकल्स, ठीक है। तो ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं इनको किल करना। मान लीजिए ये बोतल है, इसमें आपको पता है कि बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसमें पानी भी है। अब आपको पानी पीना है, पर बैक्टीरिया को किल करने के बाद
ठीक है, बैक्टीरिया है उसके एंडोस्पोर्स है। तो कैसे आप किल करेंगे कि ये वाटर 100% प्यूरिफाइड हो गया, ठीक है, और उसको आपको पीना भी, ऐसा नहीं कि सर इसमें जो है आप जो है कुछ केमिकल डाल दो, उसके बाद पानी पीना भी है कि सर इसमें जहर डाल दो बैक्टीरिया मर जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको भी पीना है, फिर आप भी मर जाओगे, ठीक है। तो मुझे ये पानी 100% प्योर करना है, जिसमें ना बैक्टीरिया हो ना उसका एंडोस्पोर हो। बैक्टीरिया को तो मैं किल कर सकता हूँ कि पानी को उबाल दो, ठीक है, बट एंडोस्पोर इज हाईली रेजिस्टेंट, तो उसको किल करने के लिए मैं क्या करूंगा ये आप सोचिए, ठीक है। कौन सा मेथड यूज करते हैं मेडिकल, जैसे कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करने जाते हैं तो उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सीजर, नाइफ, वो सारी चीजें वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि उसमें ना तो एंडोस्पोर हो और ना ही बैक्टीरिया हो। बैक्टीरिया को किल करना तो बहुत इजी है, सीजर को गैस पे गर्म कर दो, बैक्टीरिया मर जाएगा, बट एंडोस्पोर नहीं मरेगा। इट इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, रेडिएशन, एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स, केमिकल से भी नहीं मरेगा। तो हम क्या मेथड लगाएं जिससे हम क्योंकि अगर तुमने कोई सीजर लिया उस पर एंडोस्पोर है और किसी के पेट का जो है तुमने सर्जरी कर दिया, ठीक है, सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई, बट वो सीजर जब पेट के अंदर लगी तो वो एंडोस्पोर अंदर चला गया। अब अंदर पेट के अंदर खाना ही खाना है, तो वो एंडोस्पोर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर वो पेशेंट आके तुम्हारे ऊपर केस करेगा कि इन्होंने सर्जरी किया और दूसरी बीमारी दे दिया, ठीक है। तो ये आपको सोचना है, मुझे आप व्हाट्सएप करिए कि कैसे हम किसी भी चीज को 100% फ्री फ्रॉम लिविंग थिंग्स, फ्री फ्रॉम लिविंग थिंग्स, उसमें लिविंग का कुछ बचना ही नहीं चाहिए, ना तो बैक्टीरिया, ना उसका एंडोस्पोर, ना वायरस, ना फंजाई, कुछ भी, फ्री फ्रॉम लिविंग थिंग्स। इस पानी में कुछ भी लिविंग थिंग का कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है, सब कुछ नॉन लिविंग हो जाना चाहिए। तो मैं क्या मेथड यूज करूंगा, ठीक है। एंडोस्पोर इज हाईली रेजिस्टेंट, आगे पढ़ते हम लोग, नोट में यहाँ पे दिया है, इट इज हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डिपिकोलिनेट इन इट्स वॉल, ठीक है। तो उसकी वॉल में कैल्शियम का एक कोटिंग होता है, कैल्शियम और डिपिकोलिनेट एक केमिकल है, इन दोनों का मिलकर एक कोट होता है, जिसकी वजह से वो उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर, रेडिएशन की वजह से नहीं टूटता है, ठीक है। अगर हमको इसको स्टेन करना है लेबोरेटरी में, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, तो जो स्टेन यूज होता है उसको हम बोलते हैं नाइग्रोसिम रिएजेंट, ठीक है। तो नाइग्रोसिम रिएजेंट जो है वो हमारा इसमें यूज होता है टू स्टेन, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर, ठीक है। इस एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाहर जो है हमारा एक्सोस्पोरियम है, दिस इज एक्सोस्पोरियम, जो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। उसके बाद स्पोर कोट जो है वो आउटर स्पोर कोट हम जो देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला जो दिखाई दे रहा है हमको, वो लिपिड और प्रोटीन का है, और इनर वाला जो है ये पतला जो है वो लिपिड, प्रोटीन और सल्फर का बना है, ठीक है। तो तीन तो कोट हो गए, आउटर एक्सोस्पोरियम बेसल लेयर हो गया, फिर आउटर कोट लेयर हो गया, इनर कोट लेयर हो गया, तीन लेयर तो उसके प्रोटेक्शन के ये ऑलरेडी हो गए, ठीक है। उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इनर कोट लेयर के बाद जो पोर्शन है दिस इज, ये वाला जो लेयर है वो कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद कोर वॉल, एक और वॉल आएगा जिसको बोलते हैं कोर वॉल, तो चार वॉल का प्रोटेक्शन तो अभी तक हो गया, ठीक है। उसके बाद कोर मेम्ब्रेन, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना होगा, ठीक है। तो ये कोर वॉल हो गया, उसके अंदर कोर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पांच लेयर अभी तक हो गए, ठीक है। एक्सोस्पोरियम, फिर उसके बाद आउटर स्पोर कोट, इनर स्पोर कोट तीन, चौथा कोर वॉल, और पांचवा ये कोर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पांच लेयर का प्रोटेक्शन हो गया। ये पांच लेयर तोड़ेगा कोई चीज तभी जाके एंडोस्पोर को किल कर पाएगा। और सबसे अंदर जो है उस बैक्टीरिया का जो है कोर होगा, जहाँ पे डीएनए और अदर मटेरियल बैक्टीरिया ने स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो एक तरीके से बैक्टीरिया हाइबरनेशन कंडीशन में चला गया है। जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये फिर से रिप्रोड्यूस करने लगेगा, नॉर्मल बैक्टीरिया बन जाएगा और डिवाइड होने लगेगा, ठीक है। Under the favorable condition, protective layer rupture and the cytoplasm with the cell membrane comes outside in the form of young bacteria, ठीक है। तो बाहर की सारी लेयर चली जाएंगी, चार लेयर निकल जाएंगी, जो साइटोप्लाज्म और उसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर आ जाएगा और वो नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह ग्रो होने लगेगा, ठीक है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज मोस्टली सीन इन बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सबसे ज्यादा एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो है सिस्ट फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये बैक्टीरिया जो है सिस्ट बनाते हैं, तो एक थिक लेयर बना देता है, स्लाइमी लेयर बना देता है बैक्टीरिया के चारों तरफ, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है उस पर प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, जैसे फेवरेबल कंडीशन होती है वो लेयर हटा देता है, नॉर्मली ग्रो होने लगता है। ठीक है, उसके बाद है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज obtained in bacteria because it does not involve fusion of male and female gamete। ठीक है, तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर एब्सेंट है, बट कुछ जो है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ यहाँ पर होता है। तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, बट कुछ उसके जैसा होता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम अ बैक्टीरियम टू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में कुछ डीएनए ट्रांसफर होगा, कुछ जीन ट्रांसफर होंगे। इसके दो मेथड है यहाँ पर। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिस्कवर किया ग्रिफिथ ने, इसमें डिप्लोकोकस निमोनिया में। ठीक है, इसका नया नाम है न्यूमोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया, एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, उन्होंने डिस्कवर किया 1928 में। उसके बाद इसको डिटेल स्टडी में, ट्रांसफॉर्मेशन में स्टडी जो किया ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, वो किया एवरी मैकलोड एंड मैककार्टी। ठीक है, शुरुआत की ग्रिफिथ ने, बट इसका पूरा डिटेल नॉलेज जो है वो हमें इन तीन साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, दो स्ट्रेन लिए इसने डिप्लोकोकस निमोनिया के। ठीक है, एक लिया एस थर्ड स्ट्रेन, दिस स्ट्रेन वाज वायरुलेंट, पैथोजेनिक, कैप्सुलेटेड, स्मूथ। ठीक है, एक स्मूथ स्ट्रेन लिया और दूसरा लिया रफ स्ट्रेन। जो स्मूथ स्ट्रेन था बैक्टीरिया का वो हार्मफुल था, वो डेथ कॉज कर सकता था, क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ था, इसलिए वो बॉडी के इम्यून सिस्टम में पकड़ में नहीं आता था। ठीक है, जैसे आपका हाथ पर आप तेल लगा के जाओ और अगर आपको कोई पकड़ने की कोशिश करेगा तो फिसल जाएगा। जो रफ है उसको पकड़ा जा सकता है इजीली। तो जो स्मूथ स्ट्रेन था वो वायरुलेंट था, वो डिजीज कॉज करता था, उसकी वजह से डेथ, अगर वो बैक्टीरिया जो है वो आपके अंदर या किसी रेट के अंदर इंजेक्ट कर दूं तो वो मर जाएगा। ठीक है, बट रफ वाला जो है रफ 2, वो अगर मैं किसी के अंदर इंजेक्ट करता हूं बैक्टीरिया लेकर तो वो नहीं मरेगा, वो नॉन वायरुलेंट है, नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, अब इसमें क्या किया देखिए यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल R2 स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन है, उसने एक चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। माइस सर्वाइव्ड एंड डू नॉट शो सिम्टम ऑफ निमोनिया। ठीक है, माइस को कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना उसे कोई निमोनिया हुआ, कोई सिम्टम नहीं आया, माइस एकदम हेल्दी वेल्दी जो है मस्त घूम रहा था। अब उसके बाद सेकंड, जो दूसरा स्ट्रेन है स्मूथ स्ट्रेन, जो कि हार्मफुल है। स्मूथ स्ट्रेन जो है उसने डाला माइस के अंदर, दूसरे माइस के अंदर, और देखा कि उसे निमोनिया हुआ और वो चूहा मर गया। ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन डाला तो मर गया, रफ स्ट्रेन डाला तो नहीं मरा। अभी तक ये किया। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने, जो स्मूथ स्ट्रेन, जो हार्मफुल स्ट्रेन था, उसको हीट किल किया। ठीक है, पहले उस बैक्टीरिया को जो है गर्म करके मार दिया बैक्टीरिया को, और जो मरे हुए बैक्टीरिया था उसको इंजेक्ट किया। ठीक है, तो माइस को कुछ नहीं हुआ, रेड जो है वो बढ़िया रहा, हेल्दी रहा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अब चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा एक्सपेरिमेंट से बहुत चीजें बदल गई। इसने क्या किया, हीट किल्ड जो मरा हुआ स्ट्रेन था उसको, जो लिविंग आर स्ट्रेन जो नॉन हार्मफुल था, मतलब एक मरे हुए गुंडे की लाश एक सीधे साधे आदमी के साथ रख दी। ठीक है, सीधा साधा आदमी कौन है, आर स्ट्रेन, जो कुछ उसको बॉडी में डालो कुछ नहीं करता है, सीधा साधा है। एस स्ट्रेन जो है वो हार्मफुल है, बट एस स्ट्रेन को मार दिया, उसकी लाश। ठीक है, एक गुंडे की मरे, एक बदमाश गुंडे की लाश एक सीधे साधे आदमी के साथ रखा, और उसके बाद दोनों को एक मिक्सचर को जो हमने एक माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो क्या देखा हमने कि माइस को निमोनिया हुआ, वो मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत एक उसको जो है सरप्राइज हुआ कि एस स्ट्रेन तो मरा हुआ था और आर स्ट्रेन कुछ नहीं करता था, बट इन दोनों को साथ में जब मैंने डाला तो क्या हुआ, माइस मर गया। मतलब स्मूथ स्ट्रेन मरे हुए गुंडे की लाश में से जो सीधा साधा आदमी था उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, उसे गुस्सा आ गया कि मुझे बदला लेना है इसका, मेरे भाई को मार दिया, मेरे गुंडे भाई को मार दिया। ठीक है, और वो जो आर स्ट्रेन है उसमें कुछ चेंजेस आए। क्यों चेंजेस आए, क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन का डीएनए जो है वहां से चला गया ट्रांसफॉर्म होके आर स्ट्रेन के अंदर, और जब वो आर स्ट्रेन के अंदर चला गया तो वो जो है हार्मफुल बन गया। ठीक है, आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी रोबोट। ठीक है,
तो रोबोट में वो जो रोबोट था उसका नाम था चिट्टी, वो बहुत अच्छे काम करता था जब तक वो रजनीकांत के साथ था, वो बहुत अच्छा काम करता था। फिर वो जो गुंडा होता है डैनी, उसमें एक रेड चिप लगा देता है, तो उसी उसी अच्छे रोबोट में एक रेड चिप लगा देता है बाहर से लाके, तो वो जो है गंदे काम करने लगता है, लोगों को मारने लगता है, डिस्ट्रक्शन करने लगता है। उसी तरीके से जो अच्छा बैक्टीरिया था आर स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन में से कुछ डीएनए निकल के उसके अंदर चला गया, जिसकी वजह से वो भी जो है स्मूथ जैसा काम करने लगा, वो भी हार्मफुल हो गया। ठीक है, तो on the basis of this experiment, Griffith concluded that some material of S strain transform the R strain into S strain. ठीक है, कुछ स्मूथ स्ट्रेन से निकल के रफ स्ट्रेन में चला गया, जिसकी वजह से वो भी स्मूथ जैसा काम करने लगा। बट ग्रिफिथ को पता नहीं चला क्या गया। ठीक है, लेटर जो है एवरी मैकलर्ड एंड मैकार्टी ने पता किया कि वो जो चीज स्मूथ से रफ में गई थी वो डीएनए था और कुछ नहीं था। ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, ये 12th में भी आएगा, वहां पे भी हमको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक आता है माइक्रोप्लाज्मा। दे आर ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल वॉल, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं ये हमको याद रखना है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एब्सेंस में ये ग्रो हो सकते हैं। मेनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, बहुत सारे जो है एनिमल्स को भी डिजीज करते हैं, प्लांट्स को भी डिजीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कॉन्सेप्ट बिल्डर में। एरनबर्ग ने फर्स्ट टाइम कॉइन किया था वर्ड बैक्टीरिया। लुइस पास्चर इज कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, हमको याद रखना है। रॉबर्ट कोच डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एंथ्रेक्स डिजीज ऑफ शीप वाज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद उसने कुछ पॉइंट्स बताए जिसको हम बोलते हैं कोच पोस्टुलेट्स विद हेल्प टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने बताया था, उसके जो उसने 4-5 स्टेटमेंट दिए उनको हम बोलते हैं कोच पोस्टुलेट्स, और उसने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही डिजीज कॉज करते हैं, और एक डिजीज ऑर्गेनिज्म से अगर वो निकाल के किसी हेल्दी के अंदर डालोगे तो उसको भी डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रॉबर्ट कोच ने एस्टेब्लिश किया। तो माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में इनका नाम बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस, इसका नाम याद रखना है, और लार्जेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया वो है बेगियोटा मिराबिलिस। ठीक है, तो ये हमको सारे नाम याद रख लेने हैं। ये हमारा लेक्चर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। मोनेरा हमारा कंप्लीट हो गया, ये 4 लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और मोनेरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे अबाउट प्रोटिस्टा। ठीक है।